हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश चैप्टर 15th, which is a great chapter. It gives you a message, do good, good will come back to you. मतलब कर भला तो हो भला। हमारी किस्मत कैसे अचानक से बदल जाती है। यू मस्ट हैव सीन कि एक चाय वाले की जो बच्ची थी उसने बहुत मेहनत करी और वो आईएएस ऑफिसर बन गई, या वो जो था बस उसका एक वीडियो वायरल हो गया और रातों रात वो एक स्टार बन गया। सो किस्मत जो होती है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कभी भी बदल जाती है। एंड कभी कभी जो आपका जो फेट होता है वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है, कभी कभी वो आपको ऊंचाइयों से सीधा नीचे पटक देता है। Happens, we have seen examples, real life examples are all around us. हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जहां हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो बहुत हैंडसम है। मतलब he has everything, good looks, good height, good physique, सब कुछ, but he cannot earn money. उसके पास वो समझ नहीं है या उसके पास वो कैलिबर नहीं है कि वो पैसे कमा सके। अब जब पैसा नहीं है तो फिर आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं भैया ये बताओ कितना पैसा कमाते हो। अब यहाँ पैसा ही नहीं है तो शादी कैसे होगी। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है, उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे तो नहीं काम चलेगा, पहले पैसे लेके और फिर तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं कि रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। तो यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया है टू टेल यू हाउ इंटरेस्टिंग द चैप्टर इज। सो क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश का चैप्टर 15, द मॉडल मिलियनेयर, रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। So let's first understand something about our author and then we will start with the chapter. Oscar Wilde was an Irish author, dramatist and essayist. The novel, The Pictures of Dorian Gray and the play, The Importance of Being Earnest are among his most famous works. Basically, ये एक author रह चुके हैं, एक dramatist मतलब जो dramas write करते हैं, एक essayist मतलब जो essays write करते हैं। इनका जो नॉवल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, प्लस इनका एक प्ले था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये दोनों जो हैं उनके सबसे कामयाब काम में एक हैं। He also wrote several short stories for children like The Selfish Giant, The Nightingale and the Prince, which are popular even today. So इनकी कुछ स्टोरीज हैं जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे कि The Selfish Giant और The Nightingale and the Prince, ये आज भी काफ़ी फेमस हैं। अब इस चैप्टर के पहले हमसे कुछ कहा गया है। Have you ever helped someone without expecting anything in return? आप बोलोगे हाँ हम तो लोगों की मदद करते हैं, आप अपने घर में मेड की मदद करते होगे, किसी फ्रेंड की मदद करते होगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। मे बी लाइक फ्रेंडशिप है, या आप किनमैनशिप है, या आप जो है किसी मेड की हेल्प कर रहे हो या किसी सर्वेंट की हेल्प कर रहे हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। जैसे हम किसी से कोई मदद करते हैं, हम तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा या वो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन कभी ऐसे किसी इंसान की हेल्प करिए जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मे बी आप रास्ते में जा रहे हो और आपने किसी की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने किसी को एम्स दे दिए, हम देते हैं, लेकिन किसी की बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करिए, किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के कपड़े दिए, किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के खाना दिया है, और अगर दिया है तो दिल में बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, लाइक यू आर हैप्पी, यू फील गुड अबाउट इट। Read the story about a young man who offers alms to a beggar out of pity. तो हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक यंग मैन की, जो कि एक भिखारी को कुछ भीख देता है। alms का मतलब क्या होता है? भीख देता है। out of pity मतलब out of दया। His act of kindness is richly rewarded and changes his life. किस तरीके से उसका ये जो एक्ट है काइंडनेस का, जो उसने दया दिखाई, किस तरीके से उसकी लाइफ बदल देगा, किस तरीके से वो उसकी लाइफ को रिवॉर्ड करेगा, यही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। Unless one is wealthy, it is no use being a charming fellow. Love is the privilege of the rich and not for the unemployed. Unless one is wealthy, जब तक किसी के पास पैसा नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप कितने चार्मिंग हो, कितने हैंडसम हो। आप
दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान भी बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लव इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब जो प्यार होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो रिच होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो अभी कभी आपको प्यार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी शादी होने ही नहीं दी जाएगी। सो लव इज द प्रिविलेज मतलब एक स्पेशल राइट है किसका? सिर्फ अमीरों का, उन लोगों का नहीं जिनके पास नौकरी नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल, और जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उनको ये प्यार मोहब्बत इनसे कहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दीज आर द ग्रेट truths of modern life which UG Erskine never realized। ये वो बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ हैं आज के ज़माने को जिसको UG Erskine ने कभी रियलाइज ही नहीं किया। Poor UG, he never said an ill-natured thing in his life। अब हम बात कर रहे हैं यूजी की, द यंग मैन, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी, जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी से बुरी बात नहीं करी, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करी। ही वॉज गुड लुकिंग विथ क्रिस्प ब्राउन हेयर, अ क्लियर कट फेस एंड ग्रे आइज। अब उसका वो बहुत ही मतलब हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग था, क्लियर क्रिस्प ब्राउन हेयर, उसके ब्राउन हेयर थे, एक क्लियर कट फेस था, जॉ लाइन एकदम, और ग्रे आइज। ही वॉज पॉपुलर एंड हैड एवरी एबिलिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। वो काफ़ी पॉपुलर था बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, पैसा कमाना नहीं आता था उसे। His father had left him nothing more than his sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes। अब जब होता है ना वो आप क्या इनहेरिट करते हो, तो उसके फादर ने उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड छोड़ी थी, एक तलवार, और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, ये बुक्स छोड़ी थी, हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर। तो ये जो बुक्स थी इनको 15 वॉल्यूम्स में छोड़ा था। UG lived on 200 pounds a year that an old aunt allowed him। So UG जहाँ रहता था वहाँ पे वो 200 पाउंड्स एक साल के देते थे, जहाँ पे एक बूढ़ी आंटी ने उनको अलाउ किया था कि ठीक है भैया इतने में रह लो, कोई बात नहीं। He had tried everything to earn money। अब पैसा कमाने के लिए उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। He had gone to on the stock exchange for 6 months। He had been a tea merchant for a little longer। 6 months तक उसने एक स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज में काम किया था। स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे आप जो शेयर्स होते हैं उनका खरीदना बेचना होता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो 6 months तक उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया। उससे थोड़े ज़्यादा टाइम तक वो एक टी मर्चेंट का भी उसने काम किया था। Ultimately, he became nothing more than a delightful, useless young man with a perfect face, a known profession। Ultimately, वो एक बहुत ही ज़्यादा delightful, useless young man बन गया, जिसके पास एक बहुत perfect सा face है, good looks हैं, लेकिन profession के नाम पे कुछ भी नहीं है। But he was in love। The girl he loved was Laura Morton, the daughter of a retired colonel। लेकिन वो प्यार करता था, किससे प्यार करता था? जो एक कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल थे, उनकी बेटी से प्यार करता था, जिसका नाम था लॉरा मोर्टन। They were the most handsome couple in London and had not a penny between them। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, पूरे टाउन में सबसे खूबसूरत कपल था, लेकिन उनके बीच में पैसे का कुछ भी नहीं था। द कर्नल वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। अब जो लड़का कमाता नहीं है, क्यों कोई अपनी बेटी की शादी उससे करेगा? अदरवाइज तो बेटी अपने फादर पे ही डिपेंडेंट रहेगी, वो कमाएगा नहीं तो वो खिलाएगा कैसे? बेसिक क्वेश्चन। कर्नल ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं करनी। Come to me, my boy, when you have 10,000 pounds of your own and we will see about it। He used to say। वो हमेशा कहता था, अगर कभी भी यूजी उनसे मिलने जाता था, रिक्वेस्ट करने जाता था, वो कहते थे मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो, उसके पहले मेरे पास मत आना। यूजी looked very glum on those days। उन दिनों वो बहुत ज़्यादा दुखी, डिजेक्टेड, निराश दिखाई देता था। One morning he dropped in to see his friend Alan Trevor, a painter। He was a rough fellow with a freckled face and a red ragged beard। एक दिन सुबह सुबह वो बाहर निकला और वो कहाँ गया? अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, जिसका नाम था एलन ट्रेवर, जो कि एक पेंटर था।
वो एक बहुत ही रफ फेलो था, मतलब वो ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं था, वो एकदम ऐसा जैसे यूजी कैसा था, उसने कभी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, उसने हमेशा सबसे बहुत प्यार से बात करी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस थी, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये एक बहुत ही रफ फेलो था विद अ फ्रेकल्ड फेस। फ्रेकल्ड मतलब क्या होता है, फेस पे ऐसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स थे उसके, जो इफ़ यू हैव सीन, तो जैसे इस तरीके से जो फेस होता है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पूरे पूरे यहाँ दाने होते हैं, स्पेशली जो हम यूरोपियंस की बात करते हैं तो उनको यहाँ पूरे पूरे दाने होते हैं, तो उसका एक फ्रिकल्ड फेस था एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड मतलब रेड कलर की उसकी बियर्ड थी जो एकदम रफ थी और अनइवन थी, सही तरीके से शेप भी नहीं थी। However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were in great demand. लेकिन वो दिखने में ऐसा बिल्कुल बहुत हैंडसम नहीं था, लेकिन जब वो ब्रश उठाता था, मतलब उसकी जो पेंटिंग्स होती थी वो ब्रिलियंट होती थी, मास्टरपीसेस बनाता था वो, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। He liked Yuji as much for his buoyant spirits as his generous reckless nature. अब वो जो हम एलन जो है वो यूजी को क्यों पसंद करता था, फॉर हिज बॉयंट स्पिरिट्स। बॉयंट स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। वो बहुत खुश रहता था, वो एक पॉजिटिव सोच रखता था, इसीलिए वो यूजी को पसंद करता था। एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर। जेनरस रेकलेस नेचर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उदार, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा दया थी, तो वो दूसरों के लिए करना चाहता था इवन इफ कि उसके पास नहीं है। सो जेनरस और रेकलेस जहाँ एक साथ आए हैं, रेकलेस का मतलब होता है नॉट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, मुझे दिखा कोई गरीब जिसके पास बहुत ज़्यादा मतलब जो परेशान है, उसे पैसों की ज़रूरत है या उसने खाना नहीं खाया है, अब मेरे पास भी सिर्फ 10 रुपये हैं, तो मैंने क्या किया, ये 10 रुपये उसको दे दिए। ये एक रेकलेस बिहेवियर है मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ फिर क्या होगा, क्या मुझे खाना नसीब होगा या नहीं होगा। तो जेनरसली जो कोई रेकलेस होता है तो वही ऐसे काम करता है। तो इस चीज़ के लिए एलन यूजी को बहुत पसंद करता था। When Yuji came in, he found Trevor putting the finishing touches to a life-size portrait of a beggar. जब यूजी जो है उसके स्टूडियो में आया तब उसने क्या देखा कि जो ट्रेवर है, एलन जो है, वो एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बना रहा है। लाइफ साइज पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अ लाइफ साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग। मतलब जैसे अगर मेरी हाइट ये है तो इसी हाइट का वो एक पेंटिंग बनाएंगे। ऐसा लगता है कि वो कोई लिटरल पर्सन जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ या कोई लिटरल चीज़ है, तो जैसा वो है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंटिंग और स्कल्पचर इज द सेम साइज एज द पर्सन और थिंग दैट दे रिप्रेजेंट। सेम साइज, सेम हाइट, उसमें जब आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसे बोलते हैं लाइफ साइज पोर्ट्रेट। तो वो एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बना रहा था एक बेगर का, एक भिखारी का। The beggar himself was standing on a raised platform in the corner of a studio. अब वो जो है बेगर कहाँ खड़ा था, स्टूडियो के कॉर्नर में एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया था, एक प्लैंक रखा था नीचे, जैसे एक छोटा सा स्टेज बना देते हैं, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ था। He was an old man with a face like wrinkled parchment and a piteous expression. So he was an old man. वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था with a face like wrinkled parchment. Wrinkled parchment मतलब जैसे कि एक पेपर है, उस पेपर को आप पूरा उसको ऐसे दबा देते हो, उसको पूरा कुचड़ मुचड़ कर देते हो, तो फिर जब वो कैसा हो जाता है, एकदम रिंकल्ड हो जाता है, तो उस तरीके का उसका फेस था। एंड अ पीटियस एक्सप्रेशन मतलब उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि आप उसे देखोगे तो अपने आप आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा दया आ जाएगी, मतलब बहुत ही लाचार सा फेस था उसका। Over his shoulders was a tattered, coarse brown cloak and his thick boots were patched. So उनने जो शोल्डर्स के ऊपर बेसिकली उन्होंने क्या पहना हुआ था, was a tattered coarse brown cloak. Tattered का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही फटा हुआ है, बहुत ही पुअर कंडीशन में, तो ऐसा उन्होंने एक कोट पहना हुआ था। इट वॉज कोर्स ब्राउन इन कलर, क्लोक था मतलब एक लंबा सा जो कोट होता है वो। एंड हिज थिक बूट्स वर पैच्ड, और उनके जो बूट्स थे वो भी फटे हुए थे, जैसे सिला गया था।
With one hand he leant on a rough stick while with the other he held out his battered hat for alms. एक हाथ से वो एक रफ स्टिक पे ऐसे झुके हुए खड़े थे और दूसरे हाथ से वो एक अपनी जो हैट है उसको उल्टा पकड़े हुए थे फॉर एम्स, मतलब जो आप भीख कलेक्ट करते हो उसके लिए. जैसे इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द मैन जिसने अपने हाथ में जो है हैट पकड़ी हुई है और यहाँ पे ही इज लीनिंग ऑन अ स्टिक. What an amazing model, whispered Yuji as he shook hands with his friend. उन्होंने बोला वाह क्या मॉडल है. जैसे उन्होंने देखा बेगर को देखा तो उसने अपने फ्रेंड एलन से कहा ये तो मॉडल बहुत ही अच्छा है, बहुत अमेजिंग मॉडल है. I should think so. तो एलन ने क्या, हाँ मुझे भी यही लगता है. Shouted Trevor at the top of his voice. Such beggars are not to be met with every day. ऐसे beggars रोज रोज नहीं मिलते. My stars, मेरी किस्मत. What an etching Rembrandt would have made of him. अब उन्होंने क्या बोला, What an etching Rembrandt would have made of him. मतलब इससे etching का मतलब क्या है, a picture printed usually using a metal plate that has the image cut into it. यहाँ पे etching का क्या मतलब है, जैसे किसी के दिमाग में एक इमेज छप जाती है. जब आप उस इमेज को देखते हो, उस पेंटिंग को देखते हो तो वो आपके दिमाग में घर कर लेती है. सो दैट इज इट. वो बोल रहे हैं कि ये पेंटिंग एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग मानी जाएगी. How miserable he looks, said Yuji. But I suppose to you painters his face is his fortune. Yuji ने कहा कि मतलब उसका चेहरे से कितनी ज़्यादा उसके चेहरे पे जो है लाचारी दिखाई दे रही है, वो कितना मिजरेबल दिखाई दे रहा है. लेकिन तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस तो एक फॉर्च्यून होगा. अब उसका फेस तो एक फॉर्च्यून होगा का मतलब क्या है, क्योंकि जितना उसके फेस पे ये पेन दिख रहा है, जितनी फेस पे उसकी मिजरी दिख रही है, जब वो उस पेंटिंग पे उतरेगी तभी जो इंसान उस पेंटिंग को देखेगा वो उस फीलिंग्स को कैच कर पाएगा एंड देन ओनली ही विल पे फॉर द पेंटिंग. अब वो पेंटिंग जो है जब वो उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएगी तभी तो लोग उसे खरीदेंगे. तो उसने क्या कहा, हाय उसका जो फेस है वो कितना मिजरेबल दिख रहा है, कितना लाचार दिख रहा है, लेकिन तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस एक फॉर्च्यून होगा. Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? उसने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम. अब एक बेगर की पिक्चर क्लिक कर रहे हो या एक बेगर की जो पिक्चर है तुम पेंट कर रहे हो तो तुम उसे हैप्पी बेगर तो दिखाओगे नहीं, वाह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भीख मांगता हूँ, मैं तो कितना खुश हूँ. ऐसा होता नहीं है. How much does a model get for sitting? asked Yuji. A shilling an hour. उसने कहा जो मॉडल्स हैं उनको ऐसे बैठने के लिए, जैसे when you are painting तो आपको घंटों बैठना पड़ता है, तो उसने पूछा कि एक मॉडल जो है उसको कितना पैसा मिलता है. उसने बोला एक शिलिंग. And how much do you get for your picture, Alan? उसने कहा तुम्हें तुम्हारी पिक्चर के लिए कितना पैसा मिलता है. Oh, for this I get 2000 guineas. उसने बोला ओ इसके लिए तो मुझे 2000 गुनियाज मिलते हैं. Well, I think the model should have a percentage, cried Yuji. They work quite as hard as you do. उसने बोला लेकिन ये तो गलत है, उनको एक शिलिंग मिल रही है और तुमको 2000 गुनियाज. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनको जो है 100 रुपये मिल रहे हैं और तुमको जो 1 लाख रुपए मिल रहा है. दैट इज सच अ बिग डिफरेंस. तुम्हें जो जितना भी कीमत मिल रहा है तुम्हें उसका कुछ परसेंटेज उन्हें देना चाहिए. Nonsense. Why? Look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. उसने बोला नॉनसेंस, ये क्या बात होती है, मतलब तुम देखो मैं कितनी तकलीफ लेता हूँ, पेंट करना होता है, घंटों यहाँ खड़े होना पड़ता है. इजल मतलब जिस पे आप अपना जो है कैनवस रख के पेंट करते हो. It's all very well, Yuji, for you to talk, but there are moments when art is almost like manual labor. उसने बोला हाँ यूजी तुम्हारे लिए तो ये सब अलग ही बात है, लेकिन आर्ट जो है अपने आप में एक मैनुअल लेबर जितना परेशान करने वाला होता है. But you must not chatter, I am very busy. लेकिन तुम ये सब बातें मत करो, मैं बड़ा बिजी हूँ, मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें. अब कोई ऑब्वियसली कह रहा है कि तुम्हें जितना पैसा मिल रहा है ना उसमें से तुम उसको दे दो, तो किसी को वो बात क्यों अच्छी लगेगी. उसने कहा ये सब बातें मत करो, तुम अपनी जो सोच है उसे अपने पास रखो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझसे इतना सारा चैटर मत करो. After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. थोड़ी देर बाद उसका नौकर आया, उसने कहा ट्रेवर से, एलन से कहा कि जो फ्रेम मेकर होता है, मतलब जो फ्रेम्स फॉर्म करता है, वो आपसे मिलना चाहता है. The old beggar sat down to rest for a moment on a wooden bench behind him. He looked so lonely and rich that Yuji could not help pitying him.
तो वो जो ओल्ड बेगर था जिसकी पिक्चर एलन पेंट कर रहा था वो बड़ा थक गया था, तो वहाँ पास में एक वुडन बेंच रखी थी, वो जाके उस पर बैठ गया। He looked so lonely and wretched that Yuji could not help pitying him. वो इतना ज़्यादा अकेला लग रहा था, लोनली लग रहा था, इतना ज़्यादा wretched. Wretched का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अनहैप्पी या जिसकी बहुत ही बुरी किस्मत है, अनफॉर्चुनेट है जो, वो वैसा लग रहा था कि यूजी के अंदर बहुत ज़्यादा दया आ गई और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। He felt in his pockets to see what money he had. अब यूजी खुद ही बहुत गरीब था, फिर भी उसने अपनी पॉकेट्स टटोली, देखा कि उसमें कितना पैसा रखा हुआ है। And all he could find was a sovereign and some coppers. उसको सिर्फ एक sovereign और कुछ coppers मिले। He wants it more than I do. तब उसने क्या कहा, नहीं, इन पैसों की मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। अब पहले हम ये देख लेते हैं ये sovereign का मतलब क्या होता है। The word sovereign usually means a supreme ruler or monarch. In the story it means a British gold coin. तो इस स्टोरी में sovereign का मतलब है एक British gold coin that was in use at the time. It equals 1 pound. तो basically उसके पास सिर्फ 1 पाउंड था और कुछ कॉपर मतलब कुछ शिलिंग्स होंगे उसके पास, और वही 1 पाउंड उसके पास रखा हुआ था। He wants it more than I do, he thought to himself, but it means no hansoms for a fortnight. उसने सोचा, उसने पैसे देखे, उसके पास 1 पाउंड था, उसने बोला ओके, लेकिन मुझसे ज़्यादा उस आदमी को इस 1 पाउंड की ज़रूरत है। फिर अपने मन में सोचा अगर मैंने उसको ये 1 पाउंड दे दिया, so it means no hansoms for a fortnight, मतलब 15 दिन के लिए उसको हर जगह पैदल जाना पड़ेगा, वो जो है एक रिक्शे का भाड़ा भी नहीं दे पाएगा। He walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. वो स्टूडियो के दूसरे एंड तक गया, बेगर के पास गया, और बेगर ने जो इस तरीके से अपनी हैट पकड़ी हुई थी उसमें उसने वो सोवरेन डाल दिया, उसने उसमें 1 पाउंड डाल दिया। The old man started and smiled faintly. Thank you sir, he said. Thank you. वो जो बूढ़ा आदमी था, he started का मतलब क्या होता है, जो मतलब एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ पे जो हॉर्स डाउन कैरेज लिखा है ये गलत है। सो स्टार्टेड का मतलब है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, बहुत हैप्पी हो गया। एंड ही स्माइल फेंटली, और उसने धीरे से स्माइल पास करी और उसने क्या कहा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड यूजी टुक हिज लीव। तभी एलन आया और यूजी जो है उसको बाय बोल के चला गया। That night he strolled into the Parrot Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself. उसी रात को वो वहाँ पे वॉक करते करते एक पैलेट क्लब में गया, कितने बजे, अराउंड 11 o'clock, and found Trevor sitting by himself. और उस जगह पे उसने क्या देखा, ट्रेवर अकेला बैठा हुआ है। Well Alan, did you get the picture finished? He asked. फिर उसने पूछा, और एलन बताओ तुम्हारी पिक्चर कंप्लीट हो गई? Finished and framed, answered Trevor. तो उसने बोला फिनिश भी हो गई और फ्रेम भी हो गई। By the by, that old model you saw is quite devoted to you. तब उसने क्या बोला, वैसे तुम्हें एक बात पता है, वो जो ओल्ड बेगर तुमने देखा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है तुमसे, वो काफ़ी डिवोटेड है तुम्हारी तरफ। I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is. और मुझे उसे सब बताना पड़ा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है। एलन, यूजी ने चिल्लाया उसके ऊपर, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर हिम व्हेन आई गो होम। अब यूजी को क्या लगा, अरे यार अभी मतलब उसके पास वैसे भी पैसा नहीं था, जितना था उसने दे दिया। उसने बोला तुमने उसको मेरा एड्रेस दे दिया, अब वो मेरे घर आएगा पैसों के लिए। बट द पुअर रेच, फिर लगा बेचारा पुअर आदमी, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। अब एलन ने मतलब यूजी ने सोचा अब वो मेरे घर आएगा, कुछ मांगने आएगा, काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। आई हैव हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम, डू यू थिंक ही वुड वांट एनी ऑफ देम? हिज रैक्स वर फॉलिंग टू बिट्स। उसने कहा मेरे पास घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, तुम्हें लगता है उसमें से वो कुछ लेगा? उसके कपड़े कितने पुराने थे, मतलब सब मतलब फटे हुए थे उसके कपड़े। But he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. So उसने क्या कहा, लेकिन वो उन फटे कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा था। किसने कहा ये? एलन ने। I would not paint him in a frock coat for anything. चाहे कुछ भी हो जाता, अगर उसने एक महंगा सा कोट पहना होता तो मैं उसे पेंट थोड़ी ना करता।
However, I will tell him of your offer. लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर उसको ज़रूर बताऊंगा. Alan said, Yuji, you painters are a heartless lot. जब उसने कहा कि अरे वो फटे हुए कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा था, तब यूजी को बड़ा बुरा लगा. उसने क्या कहा, तुम पेंटर्स ना, तुम लोग दिल के बड़े कच्चे हो. मतलब तुम लोग जो हो एकदम हार्टलेस हो, तुम लोगों को फीलिंग्स वगैरह नहीं है क्या? Our business is to show the world as we see it, not to make it better, replied Trevor. Trevor ने कहा, हमारा काम है दुनिया को वही चीज़ों को वैसे ही दिखाना जैसे कि वो है. हमारा ये काम नहीं है कि चीज़ों को बेहतर बनाना. अगर कोई गरीब है तो हम उसे गरीब ही दिखाते हैं. अब हम उसको अमीर करने के लिए नहीं है यहाँ पे. And now tell me how Laura is. The old model wanted to know about her. फिर उसने कहा, अच्छा चलो अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है लॉरा वो कैसी है? जो ओल्ड मैन है वो उसके बारे में जानना चाहता था. You talk to him about her, said Yuji. उसने बोला, यूजी ने बोला, तुमने उसे लॉरा के बारे में भी बता दिया? Certainly I did. He knows all about the colonel, the lovely Laura and 10,000 pounds. तो अब एलन जो था उसने उस ओल्ड बेगर को यूजी के बारे में सब कुछ बता दिया. वो कहाँ रहता है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कमाता है. उसने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया, उसके फादर के बारे में बता दिया, जो शर्त रखी थी वो भी बता दिया. You told that old beggar all my private affairs, cried Yuji looking very angry. अब यूजी को बड़ा गुस्सा है. तुम कैसे आदमी हो, तुमने मेरी सारी पर्सनल बातें उस बेगर को बता दी. My dear boy, said Trevor smiling. That old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. He could buy all London tomorrow. He has a house in every capital and dines of gold plates. तब उसने कहा, my dear Yuji, वो जो आदमी था जिसे तुम ओल्ड बेगर बुला रहे हो, वो पूरे लंदन का रिचेस्ट आदमी है. लाइक सबसे ज्यादा पैसे वाला है. उसका बस चले तो वो कल पूरा लंदन खरीद ले. उसके पास इतना पैसा है कि उसका हर कैपिटल में उसका खुद का एक घर है और वो सोने की थालियों में खाना खाता है. वो इतना अमीर है. What on earth do you mean? exclaimed Yuji. यूजी ने बोला, तुम क्या कह रहे हो? The old man was Baron Habsburg, said Trevor. He is a great friend of mine and asked me to paint him as a beggar. वो जो बूढ़ा आदमी था जिसे मैं पेंट कर रहा था उसका नाम है बैरन हाब्सबर्ग, और वो जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. उसी ने मुझसे कहा कि तुम मेरी एक बेगर की पेंटिंग बनाओ. इट्स अ मिलियनेयर्स फैंटेसी, यू नो. उस अब भैया होती है अमीरों की फैंटेसी कि मुझे एक बेगर की तरह पेंट करो. आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स, और रादर माय रैग्स, दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन. उसने कहा कि अब भैया है अमीरों की इच्छा कि मुझे एक बेगर की तरह पेंट करो, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि वो एक मैग्निफिसेंट फिगर बना था. मतलब ही एक्टेड सो वेल. और प्लस उसके जो ओल्ड रैग्स है जिन पे तुम्हें इतनी दया आ रही है, जो उसने एकदम फटे पुराने कपड़े पहने थे, एक्चुअली वो मेरे थे. मैंने स्पेन से एक कोट खरीदा था जो एकदम फटे हाल था, तो मैंने उनको पहनने को दिया था. बैरन हाब्सबर्ग, cried Yuji in dismay. Good heavens, I gave him a sovereign. उसने बोला, बाप रे, वो बैरन हाब्सबर्ग था. ओ माय गॉड. वो बहुत टेंशन में आ गया, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान हो गया वो. उसने बोला कि मैंने तो उनको एक सोवरेन दिया, 1 पाउंड दिया था उनको. ट्रेवर burst into a roar of laughter. ट्रेवर जोर जोर से हंसने लग गया. You might have told me, said Yuji sulkily, and not let me make such a fool of myself. उसने बोला कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. उसने बड़े ही गुस्से में बोला, कम से कम मैं अपना ऐसा वहाँ पे मजाक तो नहीं बनाता. मैंने एक मिलियनेयर को 1 पाउंड दिया. Well, to begin with, it never entered my mind that you went about distributing alms in a reckless way. तो ट्रेवर ने क्या कहा कि भैया मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि तुम मेरे स्टूडियो में आके वो जो कोई भी भिखारी दिखेगा तो तुम उसको ऐसे भीख जो है देते हुए फिरोगे, और वो भी बिना सोचे रेकलेस तरीके से. Besides, I didn't know whether Habsburg would like his name mentioned. और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाब्सबर्ग को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कि अगर मैंने उनके बारे में बता दिया. What a fool he must think me, said Yuji. उसने बोला, अरे यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा मैं कितना बड़ा stupid हूँ. He walked home that evening feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. अब एलन की तो हंसी रुक नहीं रही थी. उसको लग रहा था यूजी ने उसको एक
पाउंड दिया और वो बहुत हंस रहा था। एलन घर आ गया, बड़ा टेंशन में था कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू यूजीज हाउस। नेक्स्ट मॉर्निंग एक ओल्ड जेंटलमैन जो था वो यूजी के घर आया। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, उसने कहा कि मैं बैरन हॉसबर्ग की तरफ से आया हूँ। प्लीज ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलजी, स्टैमर्ड यूजी। यूजी को लगा अरे बाप रे ये तो बैरन की तरफ से आए हैं। उसने बोला आप प्लीज, मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैंने उन्हें 1 पाउंड दिया, मैं उनको जानता नहीं था, तो उनको प्लीज़ आप मेरी सिंसियरेस्ट अपॉलजीज जो है वो कन्वे कीजिएगा। द बैरन said the gentleman with a smile has sent this letter. उन्होंने, अब उस जेंटलमैन ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा बैरन, उन्होंने ये लेटर भेजा है आपके लिए। He handed यूजी a sealed envelope, और यूजी को एक उसने सील्ड एनवलप दिया। On the outside was written a wedding present to Eugene Erskine and Laura Morton from an old beggar. और उसमें जो मतलब जो एनवलप है, एनवलप के बाहर क्या लिखा था, ये मेरी तरफ से एक वेडिंग प्रेजेंट है, मतलब एक वेडिंग प्रेजेंट है यूजी और लॉरा के लिए फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक भिखारी की तरफ से गिफ्ट है। इनसाइड वॉज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स, और अंदर से क्या निकला, एक चेक निकला जिसमें 10,000 पाउंड्स थे, मतलब 10,000 पाउंड का एक चेक था। When Eugene and Laura were married, Alan Trevor was the best man and Baron made a speech at the wedding breakfast. जब यूजी और लॉरा की फाइनली शादी हुई तब एलन जो था वो उसका बेस्ट मैन बना और बैरन उनकी शादी में आए और वहाँ उन्होंने जो वेडिंग ब्रेकफास्ट होता है उसमें स्पीच भी थी। Millionaire models, remarked Alan, are rare enough, but model millionaires are rarer still. मिलियनर मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जिनको आप जब पेंट करते हो तो आप बहुत अच्छा, जब जैसे जो एकदम बहुत अच्छे तरीके से खड़े होते हैं उनसे आप लाखों कमा सकते हो, वो बहुत कम है। लेकिन ऐसे मिलियनर्स जो एक रियल लाइफ मॉडल हैं, जैसे कि बैरन थे जिन्होंने यूजी की लाइफ बदल दी, तो ऐसे लोग और भी कम हैं। सो मॉडल मिलियनर्स जो एक मॉडल मतलब एक आइडियल मिलियनायर हैं, जिनके लिए हम सोच सकते हैं, जिनको हम एडमायर कर सकते हैं, ऐसे और भी कम हैं। ये एलन ने अपनी स्पीच में कहा था। चैप्टर द मॉडल मिलियनायर इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय द आयरिश ऑथर ऑस्कर विल्डे। तो ये जो सबसे पहले ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये किसने लिखी है? ऑस्कर विल्डे ने लिखी हुई है, जो कि एक आयरिश ऑथर हैं। Eugene Erskine is a handsome and charming but not necessarily the smartest or wealthiest man alive. Eugene Erskine बहुत ही handsome है, charming है, लेकिन not necessarily वो बहुत ज़्यादा smart या wealthiest man नहीं है। He is in love with a young lady named Laura Morton. वो एक young lady से प्यार करता है जिसका नाम है Laura Morton. Her father, a retired colonel, issues a prerequisite for their engagement. Come up with 10,000 pounds or forget the idea of marriage. अब उसके जो फादर हैं, लॉरा के जो फादर हैं, वो क्या कहते हैं कि 10,000 पाउंड लेके आओ, अदरवाइज शादी का आइडिया भूल जाओ। तो वो एक शर्त रख देते हैं। One morning on his way to the Morton's house, Eugene runs into his painter and artist friend Alan Trevor. एक दिन वो मॉर्टन्स के घर जा रहा होता है, तो बीच में क्या होता है, उसके फ्रेंड का जो स्टूडियो आ जाता है जहाँ पे वो पेंट करता है। तो वो क्या करता है, वो अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के पास मिलने जाता है जिसका नाम है एलन ट्रेवोर। Eugene visits his friend at his studio and observes a work in progress. यूजी जो है वो उसके स्टूडियो में जाता है और वहाँ पे देखता है कि वो कोई चीज़ पेंट कर रहा है, उसका वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो कोई काम कर रहा है। अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन, और वो क्या कर रहा होता है, क्या है वर्क इन प्रोग्रेस? अ लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ अ बेगर मैन। The pair discuss the rare nature of the portrait's model. Such beggars as he are not to be met every day, the artist says. अब वो दोनों जो हैं, जो बेगर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितना उसका जो मतलब वो इतना एक मैग्निफिसेंट फिगर है और इस तरीके के बेगर्स जो हैं वो रोज़ नहीं मिलते। एलन कहता है ये।
UG is interested in how much a model of his kind must be paid for posing for such a portrait. UG अब किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि ये जो मॉडल है जो इतनी देर से इस तरीके से खड़ा है, इन्हें कितना पैसा मिलता है अपनी पोर्ट्रेट बनवाने का. Alan tells him just a shilling an hour, और उनको कितना दिया जाता है, सिर्फ 1 shilling an hour. Though the artist earned 2000 गुनियाज, जो आर्टिस्ट है जो पेंटिंग कर रहा है उसको 2000 गुनियाज मिलते हैं, लेकिन जो मॉडल है उसको सिर्फ 1 shilling मिलती है. यूजी थिंक्स दैट्स क्वाइट अनफेयर. यूजी को लगता है ये तो बहुत ही गलत बात है. When Alan leaves the room, यूजी meets the beggar man and gives him the largest denomination coin that he has in his pocket. अब जब एलन किसी काम के लिए बाहर जाता है तो यूजी उस बेगर के पास जाता है और उसके पास जो सबसे बड़ा पैसा होता है, बिगेस्ट डिनोमिनेशन, मतलब उसके पास क्या था, बिगेस्ट डिनोमिनेशन 1 sovereign, मतलब 1 पाउंड था उसके पास, वो उस बेगर को दे देता है. द बेगर इज अप्रिशिएटिव. बेगर जो है वो बहुत खुश हो जाता है. द फॉलोइंग इवनिंग यूजी एंड एलन, it is ALAN, so UG and Alan run into one another at a club. तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इवनिंग में, फॉलोइंग इवनिंग में यूजी और एलन जो हैं एक दूसरे से क्लब में मिलते हैं शाम के टाइम अराउंड 11 o'clock. Alan tells UG that his beggar model was quite interested in his benefactor and wanted to know all about him. अब एलन यूजी को बताता है कि जो उसका मॉडल था, जो बेगर मॉडल था, वो उसके बेनिफेक्टर मतलब जिसने उसको पैसा दिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था. और he told him everything about UG, about his girlfriend. UG is flattered and starts thinking of other ways to help the man, perhaps giving him some clothing. UG को बहुत अच्छा लगता है, उसको ऐसा भी लगता है कि मुझे इसकी और मदद करनी चाहिए, हो सकता है मेरे पास कुछ पुराने कपड़े रखे, मैं उन्हें दे देता हूँ. Alan tells him that the beggar was Baron Horsburgh, one of the wealthiest men in Europe. He had commissioned the artist to paint him as a beggar. तब उसे एलन बताता है कि जिसे तुम एक गरीब बेगर समझ रहे हो, वो पूरे लंदन का, पूरे यूरोप का, मतलब सबसे रिच आदमी है. वो चाहे तो पूरा का पूरा लंदन खरीद सकता है. हर कैपिटल में उसका एक घर है और वो सोने की थालियों में खाता है. वो इतना अमीर आदमी है और उसी ने एलन को कहा था कि मेरी एक बेगर की तरह जो है एक पोर्ट्रेट बनाओ. The following day, a representative of Baron Horsburgh comes to UG's house with an envelope. अगले दिन क्या होता है, बैरन का एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसके ऑफिस का कोई आदमी जो है वो यूजी के घर आता है और उसको एक एनवलप देता है. The writing on the envelope says that it contains a wedding present from an old beggar. और उसमें एनवलप के ऊपर क्या लिखा होता है नोट में कि ये जो है वेडिंग प्रेजेंट है यूजी और लॉरा के लिए फ्रॉम एन ओल्ड बेगर. ओल्ड बेगर कौन है, बैरन हॉर्सबर्ग. Inside the envelope, UG finds a check for CHEQUE. UG finds a check for 10,000 pounds. और अंदर उसे क्या दिखाई देता है, एक चेक दिखता है जो 10,000 पाउंड्स का है. UG and Laura get married. बैरन हॉर्सबर्ग अटेंड्स देयर वेडिंग. यूजी और लॉरा की अब शादी हो जाती है. बैरन जो है उनकी वेडिंग अटेंड करते हैं. द यंग मैन्स एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम. जो हमारा यंग मैन है, मतलब जो यूजी है, उसकी जो काइंडनेस उसने दिखाई, उसको एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिला, उसकी पूरी लाइफ बदल गई. नाउ दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. अंडरस्टूड, जहाँ पे काइंडनेस के एक छोटे से एक्ट ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी. अब हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. सो कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट. मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स होंगे और तब हम इस बारे में सोचेंगे. जो तुम मुझे प्रपोजल दे रहे हो तब हम उस बारे में सोचेंगे. पहला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा था, ये कहा था लॉरा मोर्टन के जो फादर थे, जो एक रिटायर्ड कर्नल थे, ये उन्होंने कहा था यूजी अर्स्कीन से. So these words were said by the colonel to UG Erskine. Who was the colonel? The colonel was father of Laura Moreton. What does it refer to? And we will discuss it. ये जो लिखा हुआ है and we will see about it. It का मतलब क्या है और हम इस बारे में सोचेंगे. किस बारे में? उसकी शादी के बारे में लॉरा के साथ.
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू द एंगेजमेंट ऑफ लॉरा मोर्टन एंड यूजी अर्स्कीन। इट का मतलब है कि हम किस बारे में सोचेंगे? यूजी और लॉरा के इंगेजमेंट के बारे में। Why did the boy need to have 10,000 pounds? लेकिन इस लड़के को 10,000 pounds की ज़रूरत ही क्यों थी? The boy needed to have 10,000 pounds because he wanted to get married to Laura Merton. उसको 10,000 pounds की इसीलिए ज़रूरत थी क्योंकि उसे लॉरा से शादी करनी थी और उसके फादर ने एक शर्त रखी थी कि जब तक तुम्हारे पास 10,000 pounds नहीं है तब तक मेरे पास तो बिल्कुल आ मत जाना। How miserable he looks! But I suppose to you painters his face is this his fortune. अब ये चीज़ जो थी, how miserable he looks, वो कितना ज़्यादा दयनीय स्थिति में लग रहा है, वो कितना ज़्यादा मिजरेबल लग रहा है, लेकिन तुम पेंटर्स के लिए तो इसका चेहरा एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून होगा। सबसे पहले बताओ ये किसने किससे कहा था? ये यूजी ने कहा था, एलन से कहा था। यहाँ पे हाउ मिजरेबल ही लुक्स, ही मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ही मतलब हम बेगर की बात कर रहे हैं। बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून, लेकिन मुझे मालूम है तुम पेंटर्स के लिए उसका फेस उसका फॉर्च्यून है, मतलब उसका फेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फेस से वो भाव दिखाई दे रहे हैं, वो फीलिंग दिखाई दे रही है मिजरी की, जिसको देख के कोई भी उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्टेड फील करेगा। तो अब हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, Who is being referred to in these lines? Describe his appearance. पहले तो हम किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, उसके अपीयरेंस के बारे में बताओ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओल्ड बेगर की, जो उसका जो एक फ्रेकल्ड फेस था, पूरे रिंकल्ड थे, उसके फेस पे पूरा रिंकल्स थे, प्लस उसने एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कोट पहना हुआ था और उसके पैच्ड बूट्स थे। रिमेंबर, उसके एक हाथ में स्टिक थी जिससे वो उसने लीन किया हुआ था और दूसरे हाथ में उसने एम्स के लिए अपना हैट ओपन करके रखा हुआ था। तो हम यही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। The beggar who stood as a model is being referred to him in these lines. To in these lines मतलब जो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द बेगर हु स्टूड एज अ मॉडल, वही भिखारी जो एक मॉडल की तरह खड़ा हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हमें उसका अपीयरेंस बताना है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, पहली चीज़ तो वो एक बूढ़ा आदमी था, विथ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट एंड पीटियस एक्सप्रेशन, और उनका जो फेस था ऐसा लग रहा था रिंकल्ड पार्चमेंट, मतलब एक जैसे पेपर को पूरा रिंकल कर दिया हो वैसा उनका फेस था, एंड पीटियस एक्सप्रेशन मतलब उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा मिजरी पिटिफुल एक्सप्रेशंस थे कि उनकी जैसे आपको देख के ही दया आ जाए। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि उन्होंने एक हैंड में स्टिक कैरी करी थी और दूसरे हैंड में हैट कैरी किया था। यू कैन इवन से दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वाई वॉज हिज फेस हिज फॉर्च्यून। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो फेस था वो उनका फॉर्च्यून क्यों था, क्यों ये यूजी ने कहा था। The beggar's face was a fortune to the painter because the painting would be sold at a high price and the painter would earn quite a handsome amount. अब वो बेगर जो था उसका फेस एलन के लिए एक फॉर्च्यून था। क्यों? क्योंकि जब वो ये पेंटिंग को सही तरीके से पेंट करेंगे, उसके फेस का जो मिजरी है, जो उसके फेस में का जो पेन है, जब वो पेंटिंग में उतरेगा तभी ये जो पेंटिंग है वो एक हाई प्राइस में बिकेगी और जो पेंटर है उसको एक बहुत सारा अमाउंट जो है वो मिलेगा। दैट इज़ वाई ही सेड हिज फेस हिज फॉर्च्यून, उसका फेस जो है वही तुम्हारा फॉर्च्यून है। Who was UG speaking to? What was this person doing at the time? तो जब यूजी ने ये सेंटेंस कहा था तब वो किससे बात कर रहा था? वो बात कर रहा था एलन से। प्लस उस वक्त एलन क्या कर रहा था? वो पेंट कर रहा था। यूजी वॉज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड एलन ट्रेवोर अ पेंटर। यूजी किससे बात कर रहा था? अपने दोस्त से जिसका नाम था एलन ट्रेवोर, जो कि क्या था? एक पेंटर था। एलन ट्रेवोर एट दैट मोमेंट वॉज putting the finishing touches to a life-size portrait of a beggar. तो उस वक्त एलन ट्रेवोर क्या कर रहा था? जो उसने एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाया था एक बेगर का, उसको फिनिशिंग टच दे रहा था। मतलब पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, बस फिनिशिंग टच देना बाकी था। What was his reply to यूजी's question? जब यूजी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो इसका फेस एक फॉर्च्यून होगा ना, तब उसने रिप्लाई में क्या कहा था? ऑफ कोर्स यस,
Alan's reply to his friend's question was that no one ever wants a beggar to look happy. उसने बोला of course इसका फेस मेरे लिए फॉर्च्यून है, क्योंकि कभी भी कोई एक बेगर को हैप्पी नहीं देखना चाहता। अगर आप एक हैप्पी बेगर की फोटो बनाओगे तो किसी को उसमें मज़ा नहीं आएगा, लोग वो पिक्चर खरीदेंगे नहीं, उस पेंटिंग को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो मिजरी उसके फेस पे दिखनी चाहिए, तभी उसका जो फेस है वो मेरे काम का है। तो उसने क्या कहा, उसका रिस्पॉन्स क्या था कि नो वन एवर वॉन्ट्स अ बेगर टू बी हैप्पी, कोई नहीं चाहता कि एक बेगर जो है वो खुश दिखाई दे। It never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way. Besides, I did not know whether Habsburg would like his name mentioned. अब ये किसने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे स्टूडियो में जो है भीख देते फिरोगे, प्लस मुझे ये भी नहीं पता था हॉब्सबर्ग को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा मैं उनका नाम मेंशन करूं। किसने कहा या किससे कहा था? एलन ट्रेवर ने कहा था यूजी अर्स्कीन से। जब उसने बोला था कि अरे यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बैरन हॉब्सबर्ग हैं, तब उसने ये सेंटेंस कहा था। हु इज द स्पीकर, वेयर वॉज ही एट द टाइम? हु इज द स्पीकर? द स्पीकर इज एलन ट्रेवर। तब वो लोग कहाँ थे? वो लोग एक पब पे थे। एट दैट टाइम एट अराउंड 11 o'clock ही वॉज सिटिंग इन अ पैलेट क्लब। कहाँ थे वो लोग? एक पैलेट क्लब में थे। ओके Why is it ironic that the person spoken to distributed alms in a reckless way? Why is it ironic? Ironic, ये ironic क्यों है कि जो पर्सन जो बात कर रहा है उसने जो आर्म्स दिए एक reckless way में, ये irony क्यों है? मतलब इसमें अजीब बात क्या है? उसने पैसा सोचा कि वो एक गरीब आदमी है, लेकिन वो तो दुनिया का सबसे जो है रिचेस्ट मैन था, पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा रिच मैन था वो। तो इसकी वजह से ये एक आयरनी हो गई। इसका हम आंसर देख लेते हैं। इट इज़ आयरॉनिक दैट द पर्सन स्पोकन टू डिस्ट्रीब्यूटेड आर्म्स इन अ रेकलेस वे बिकॉज ही वॉज अ पुअर unemployed man who had only a sovereign with him, yet he decided to give it to the beggar who he thought would need it more than him. उसके पास खुद के पास, अब उसने ये रेकलेस बिहेवियर, ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी डिस्कस किया था। उसने रेकलेस क्यों बोला? क्योंकि उसके खुद के पास सिर्फ 1 पाउंड था, सिंगल पाउंड, लेकिन उस वक्त उसे ये एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा इस 1 पाउंड की सामने वाले को ज़रूरत है, उस ओल्ड बेगर को ज़रूरत है, और इसीलिए उसने वो पैसा उसको दे दिया। तो एलन ने क्या बोला? ये एक रेकलेस बिहेवियर है, मतलब तुमने बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होके ये डिसीजन ले लिया था। Why do you think Habsburg did not want his name to be mentioned? अब उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हॉब्सबर्ग को सही नहीं लगता अगर मैं उनका नाम बताता तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा उसे फील हुआ। हॉब्सबर्ग क्यों अपना नाम नहीं बताना चाहते थे? I think Habsburg did not want his name to be mentioned being a millionaire because he was doing a petty work of a model for Alan Trevor. हो सकता है बैरन हॉब्सबर्ग जो कि एक मिलियनेयर थे, वो अपना नाम इसीलिए सामने नहीं लाना चाहते थे क्योंकि उनका जो दोस्त था एलन ट्रेवर, वो उसके लिए एक छोटा सा जॉब कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ एक मॉडल बने हुए थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे शायद कि किसी को पता चले। सो दिस इज़ योर आंसर। आप ये भी लिख सकते हो कि उनकी फैंटेसी थी कि वो एक बेगर की तरह एक पोर्ट्रेट जो है वो बनवाएं, लेकिन वो अभी किसी को बताना नहीं चाहते थे कि मैं हॉब्सबर्ग हूँ, मैं एक मिलियनेयर हूँ, और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। क्लियर विद दिस? यू माइट हैव टोल्ड मी, said यूजी sulkily, and not let me make such a fool of myself. तो अब जब जैसे ही एलन ने बताया कि अरे तुम जिसे ओल्ड बेगर समझ रहे हो वो तो पूरे यूरोप के रिचेस्ट मैन हैं, तब यूजी को लगता है ओ माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग, और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं बिना मतलब पे वहाँ जाके अपने आप को स्टूपिड फील कर रहा हूँ मैं अब कि मैंने उनको, एक इतने रिच आदमी को 1 पाउंड था मेरे पास, वो मैंने दे दिया, कितनी गलत बात है ये। तो उसने बोला मुझे तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ यूजी स्पीकिंग टू? यूजी ये बात किससे कह रहा है? यूजी ये बात कर रहा है एलन ट्रेवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है What had this person just told him? इस पर्सन ने यूजी को अभी अभी क्या बताया? This person had told यूजी that the beggar in reality was Baron Habsburg. उसने क्या बताया कि भैया तुम जिस बेगर के बारे में बात कर रहे हो वो एक्चुअली में कौन है? वो है बैरन हॉब्सबर्ग, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। पूरे यूरोप का एक जाना माना, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, मतलब जितने रिच लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिच है वो।
He could buy all London any day and had a house in every capital and dined off gold plates. ये लाइन तो याद ही कर लेना कि वो जो है पूरे लंदन का रिचेस्ट आदमी था, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द एंटायर यूरोप, प्लस लंदन को वो चाहे तो कल रातों रात खरीद सकता है. एंड ही यूज्ड टू डाइन एट प्लेसेस जहाँ पे गोल्ड प्लेट्स में वो खाना खाता था और हर कैपिटल में उसका एक घर था. तो दीज आर द लाइन्स दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ये हमने बहुत सारे आंसर्स में लिखा है. Why did UG feel that he had made a fool of himself? अब UG को ऐसा क्यों लगा कि अरे यार मैंने तो अपना एकदम मतलब I made a fool of himself, मैंने तो खुद को बेवकूफ़ बन साबित कर दिया. तो UG को ये इसलिए लगा क्योंकि उसने एक मिलियनर को 1 पाउंड जाके दिया, वो भी एज एन एल्म, एक भीख के तरीके से. UG felt that he had made a fool of himself because he had given a sovereign to Baron Horsburgh thinking him to be an old beggar. क्योंकि उसके पास जो एक सोवरेन था वो उसने उस ओल्ड बेगर को दिया ये सोच के कि वो तो भैया मतलब वो बैरन को दिया उसने ये सोच के कि वो एक ओल्ड बेगर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज यूजी अर्स्कीन? What were the great truths of modern life that he never understood? सबसे पहला क्वेश्चन है यूजी अर्स्कीन था कौन, और लाइफ का जो ये जो है ना ग्रेट ट्रुथ ऑफ मॉडर्न लाइफ जो उसने समझ नहीं पाया था वो क्या था. So UG Erskine was good looking with crisp brown hair. Was यहाँ पे हम लिखते हैं was a good looking man. ये हमने यहाँ मिस कर दिया है, प्लीज़ इसको ऐड कर लीजिएगा. UG Erskine was a good looking man with crisp brown hair, a clear cut face and grey eyes. उसके एकदम जो है ब्राउन हेयर थे, क्लियर कट फेस था और ग्रे आइज थी. He was popular and had every ability except that of making money. वो बहुत पॉपुलर था, उसके पास हर तरीके की एबिलिटी थी, लेकिन उसे पैसा कमाना नहीं आता था. His father had left him nothing more than his sword and 15 volumes of history of the Peninsular Wars. उसके फादर से उसने क्या इनहेरिट किया, उसके फादर क्या छोड़ के गए थे उसके लिए? एक स्वॉर्ड और 15 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर. अब यहाँ पे क्या है, ही लिव्ड ऑन 200 पाउंड्स अ ईयर दैट एन ओल्ड आंट ऑफ हिज अलाउड हिम. वो 200 पाउंड्स पर ईयर के रेंट पे रहता था, जहाँ पे एक उसकी ओल्ड आंट थी जिन्होंने अलाउ कर दिया था कि हाँ तुम रह लो यहाँ पे. द ग्रेट ट्रुथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट यूजी डिड नॉट अंडरस्टैंड. यूजी को जो बात समझ नहीं आई थी, जो मतलब दुनिया में मॉडर्न लाइफ में जो आज की दुनिया है उसमें जीने के जो सबक होते हैं वो क्या है? विदाउट वेल्थ इट इज़ नो यूज बीइंग चार्मिंग. पैसे के बिना गुड लुकिंग होने से कुछ नहीं होता. लव इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड. जो प्यार होता है ये सिर्फ अमीरों का शौक हो सकता है, अमीरों के लिए हो सकता है, लेकिन बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोज़गारों के लिए नहीं होता. एंड द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल. और जो बहुत गरीब हैं उनको ये प्यार वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें बस बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए. तो दीज वर द ग्रेट ट्रुथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. कौन कौन से हैं? पहली चीज़ तो ये कि अगर आप वेल्दी नहीं हो तो अगर आप चार्मिंग हो तो उससे कुछ नहीं होता, मतलब विदाउट वेल्थ इट इज़ नो यूज बीइंग चार्मिंग. दूसरी चीज़ क्या है? लव इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड. और थर्ड बात ये है दैट द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल. ओके, नेक्स्ट है हाउ हैड यूजी ट्राइड टू अर्न मनी. यूजी ने पैसा कमाने के लिए किस किस तरीके से मतलब ट्राई किया था. एक तो 6 मंथ्स के लिए उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, फिर उससे कुछ ज़्यादा के लिए उसने क्या किया था? टी मर्चेंट बन गया था वो. तो हम इसको यहीं पे लिखेंगे. यूजी हैड ट्राइड एवरीथिंग टू अर्न मनी. यूजी ने सब कुछ ट्राई कर लिया था पैसा कमाने के लिए. ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ्स. 6 महीने के लिए उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया. He had been a tea merchant for a little longer. थोड़े टाइम ज़्यादा के लिए उसने टी मर्चेंट की तरह काम किया. Ultimately, he became nothing more than a delightful, useless young man with a perfect face and no profession. Ultimately, वो कुछ भी नहीं कर पाया. वो क्या रह गया? वो सिर्फ एक डिलाइटफुल यंग मैन बन के रह गया जिसके पास सब कुछ है, चार्मिंग है, गुड नेचर्ड है, लेकिन उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है. How did Alan Trevor's appearance contrast with his work as a painter? Alan Trevor का जो appearance है वो एकदम एक पेंटर की appearance से बिल्कुल अलग है.
Alan Trevor was a rough fellow with a freckled face and a red ragged beard. Alan Trevor कैसा था? एक rough fellow था, उसका freckled face था, प्लस उसकी कैसी beard थी? एकदम uneven सी ragged beard थी. His unpleasant appearance was a sharp contrast to his paintings. अब वो जो paintings बनाता था वो masterpieces बनाता था, बहुत ही beautiful और unique paintings बनाता था, लेकिन उसका जो appearance था वो अपनी painting से बिल्कुल opposite था, which were in great demand because they were beautiful masterpiece. तो क्योंकि उनकी जो paintings थी वो great demand में थी because they were beautiful, they were masterpieces, लेकिन वो दिखता कैसा था? एकदम freckled face था उसका, और उसकी एकदम कैसी beard थी? रेड रैग्ड बियर्ड थी, और वो बहुत ही रफ इंसान था. What did Yuji do when he saw the beggar? What was the latter's reaction? यूजी ने जब बेगर को देखा तो उसको कैसा फील हुआ, उसको किस तरीके से उसने क्या किया. What was the latter's reaction? और जब यूजी ने जो भी किया उसकी वजह से बेगर का रिएक्शन क्या था. लेटर का मतलब बाकी दूसरे की जो बात करें, तो यूजी ने बेगर के पास जाके क्या किया, तो यूजी फॉर्मर हो गया, बेगर लेटर हो गया. तो लेटर ने कैसे रिएक्ट किया हमको बताना है. When Yuji saw the beggar, he could not help pitying him. जब यूजी ने उस बेगर को देखा तो बस वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया उसके ऊपर दया करने से, because of the lonely and wretched look of the old beggar. क्योंकि वो जो ओल्ड बेगर था वो बहुत ज़्यादा अकेला और बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था, wretched दिख रहा था. He felt his pocket to find some money, but all he could find was a sovereign and some coppers. उसने अपनी जेब में देखा कि क्या मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन उसमें उसे क्या मिला? सिर्फ एक सोवरेन मतलब 1 पाउंड और कुछ शिलिंग्स मिली, कुछ कॉपर्स मिले. Thinking that the beggar needed the money more than himself, he slipped the sovereign into the beggar's hand. लेकिन उसने क्या सोचा? उसको लगा कि मुझसे ज़्यादा इस 1 पाउंड की जो वैल्यू है, जो ज़रूरत है, वो बेगर को है, तो उसने उसको बेगर को दे दिया. The latter started smiling faintly and thanked Yuji for the sovereign. जो लेटर था वो सरप्राइज हो गया, उसने स्माइल किया और यूजी को थैंक यू कहा. सो दिस इज आवर आंसर. लेटर का रिएक्शन मतलब ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि उसने क्या किया. ही स्टार्टेड मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गया. ही स्माइल्ड फेंटली, उसने धीरे से एक मुस्कुराहट दी और उसने यूजी को क्या किया? बहुत सारा थैंक यू बोला. हाउ डिड यूजी वॉन्ट टू हेल्प द बेगर फर्दर. अब जब एलन और यूजी की बात हो रही थी, अभी भी यूजी को नहीं पता था कि जो बेगर है वो एक मिलियनायर है, तो उसने मन में सोचा मैं और मदद करता हूँ इसकी. क्या सोचा था उसने? उसके पास काफ़ी सारे पुराने कपड़े हैं और उसने तो रैग्ड कपड़े पहने थे, तो वो कुछ पुराने कपड़े दे देगा. यूजी वॉन्टेड टू हेल्प द बेगर फर्दर बाय ऑफरिंग हिम heaps of old clothes he had at home. मतलब जो उसके पास एकदम ढेर लगा था पुराने कपड़ों का, उसने सोचा वो कपड़े वो उस बेगर को दे देगा. When he saw the beggar's rags were falling to bits. When he saw, यहाँ पे ये W छोटा हो जाएगा. When he saw कि उसने जब देखा कि जो बेगर के जो रैग्स थे, they were falling to bits, मतलब वो एकदम फटे हाल थे. नेक्स्ट है point out a simile in the story and explain it. मतलब आपकी स्टोरी में एक सिमिली है, वो उसको आप बताओ और एक्सप्लेन करो. The writer uses a simile to describe the face of the old man who modeled as a beggar for Trevor. तो राइटर ने एक सिमिली यूज करी है जब वो उस ओल्ड मैन को, उस जो फेस ऑफ द ओल्ड मैन को जिसको उसने बेगर बनाया था, उसको किससे कंपेयर कर रहा था? अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट. वो एक रिंकल्ड पार्चमेंट से कंपेयर कर रहा था, एक बहुत ही रिंकल्ड पेपर से कंपेयर कर रहा था. तो इसीलिए यहाँ ये एक सिमिली है जहाँ पे उसने फेस पे जो रिंकल्स होते हैं उसको एक पेपर के रिंकल से कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड लाइक. ओके, It means that the skin of the old man's face broke like a stiff paper with lots of crinkles. मतलब वो जो old man के जो face पे जो skin थी वो एकदम crinkled थी, जैसे कि एक पेपर crinkle हो जाता है. Now explain the line. Millionaire models are rare enough, but model millionaires are rarer still. जो हमारे चैप्टर की लास्ट लाइन है, जो एलन ने कही थी कि मिलियनायर मॉडल्स, मतलब जो अगर मैं किसी मॉडल को पेंट करना चाहूँ तो मिलियनायर मॉडल्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मॉडल मिलियनायर, एक ऐसा आदमी जो एक एग्जाम्पल बन सकता है उसके अंदर के काइंडनेस की, वो बहुत कम होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया? मिलियनायर मॉडल्स आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनायर्स आर रेयर स्टिल.
It means that one can hardly find a model who is a millionaire. उसने क्या कहा कि ऐसे आप बहुत कम मॉडल्स ढूंढ सकते हो जो मिलियनायर हैं। मतलब आज आप बोलो कि अंबानी को बोलो कि मुझे आपकी पेंटिंग बनानी है, खड़े हो जाओ, मुझे सिर्फ आप जो हो एक फिगर की तरह चाहिए हो, एक मॉडल की तरह चाहिए हो, फिर आप चले जाना, तो वो बोलेगा निकल लो यहाँ से, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। तो ऐसे मिलियनेयर जो मॉडल्स की तरह खड़े होते हैं वो वैसे भी बहुत कम होते हैं, बट it is difficult to find a millionaire who is a rare model that is a good and generous human being. लेकिन एक ऐसे मिलियनायर को फाइंड करना और भी मुश्किल होता है जो कि एक रोल मॉडल है, जो कि बहुत मतलब जो जिसको आप एडमायर कर सकते हो, जो गुड और जेनरस ह्यूमन बीइंग है। ओके, अब है हमारे पास थिंक एंड आंसर सी सेक्शन। UG suggests that models must get a percentage of the earnings of the painter. What does it say about the kind of person he is? अब UG बोलता है कि नहीं एलन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमको 1 घंटे का 2000 गुनियाज मिलता है, या तुम्हें जो पेंटिंग है वो 2000 गुनियाज में तुम बेचोगे, और जो मॉडल है तुम्हारा उसको 1 घंटे का 1 शिलिंग मिलता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। इससे हमें UG के बारे में क्या पता चलता है? This says that UG was a kind and generous man who was empathetic towards others. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यूजी जो है बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार इंसान है, जेनरस इंसान है, जो दूसरों के पेन को समझ पाता है, who is empathetic towards others. Though he was extremely poor, he had a big heart. इससे हमें यूजी के बारे में क्या पता चलता है कि भले वो बहुत ज़्यादा गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Does the proverb appearances can be deceptive apply to the story? Give reasons for your answer. एक proverb है appearances can be deceptive, जिसका मतलब होता है कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो। अगर आप किसी को देख रहे हो, बड़ा पतला दुबला सा इंसान है, और आपको लगेगा ये क्या ही बैडमिंटन खेलेगा या ये क्या ही बास्केटबॉल खेलेगा, इसके तो बस की नहीं है, और आपको बाद में पता चलता है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि जो जैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे आप उसको जज कर लो। तो क्या ये स्टोरी पे मैच करता है? बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि यूजी ने उस बेगर को देखा, उसकी अपीयरेंस को देखा, और उसको लगा कि वो एक बेगर है, और उसने जाके उसकी मदद करी। तो यहाँ पे अपीयरेंसेस ने उसको डिसीव किया, मतलब एक तरीके से उसको धोखा दे दिया। This proverb absolutely suits the story, as the appearance of Baron Hausberg, dressed up as a beggar, deceived UG, and on the basis of the appearance only, he believed that the man in rags is a beggar who turned out to be the richest man in Europe. कि ये जो प्रोवर्ब है ये बिल्कुल सूट करता है स्टोरी को। क्यों? क्योंकि जो अपीयरेंस था बैरन हाउसबर्ग का, जिसमें वो एक बेगर की तरह ड्रेस्ड अप था, उसने यूजी को एक तरीके से धोखा दे दिया, मतलब कंफ्यूज कर दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ओनली। और यूजी ने अपीयरेंस के बेसिस पे उसने ये बिलीव किया कि ये जो आदमी है, ये एकदम जो रैग्स पहने हुए जिसने, वो एक बेगर है, और बल्कि वो कौन था? वो पूरे यूरोप का रिचेस्ट मैन था। Do you agree that Baron Hausberg was a model millionaire? क्या तुम अग्री करते हो कि बैरन हाउसबर्ग जो है वो वाकई एक मॉडल मिलियनायर थे, एक रोल मॉडल थे? Yes, he indeed is. He showed his generosity and kindness by giving a check of 10,000 pounds to UG. और उन्होंने अपनी जेनरोसिटी कैसे दिखाई? यूजी को 10,000 पाउंड्स देके, ताकि वो अपनी जो लव ऑफ लाइफ थी लॉरा मोर्टन, उससे शादी कर सके। सो सर, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, चेंज द फॉर्म वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे ये वर्ड्स हैं स्ट्रोल्ड। स्ट्रोल्ड मतलब क्या होता है? वॉक करना। स्टैमर मतलब होता है हिचकिचाते हुए बात करना। आप जैसे हकलाने लग जाते हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो तो कैसे बात करते हो? स्टैमर करने लग जाते हो। डिवोटेड मतलब अर्पित कर देना, अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर देना। बैटर्ड का मतलब क्या होता है, और पैच्ड का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे बैटर्ड का मतलब क्या होता है? जो बैटर आवाज़ आती है, और पैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। लेकिन अब इन वर्ड्स को हमें ना, यहाँ पे तो आपको सबके सब पास्ट टेंस में दिए हैं, अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से सही वर्ब का फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में फिल करना है। देखो, स्टार्ट करते हैं। द रेन ड्रॉप्स डैश द टिन रूफ ऑफ द शैक।
जो रेन ड्रॉप्स थे, जब वो एक टिन की छत पे जो बूंदे हैं वो बरसती हैं तो कैसी आवाज़ आती है? कट 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 कट, मतलब जो बूंदों की आवाज़ आती है, ज़ोर से आवाज़ आती है। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? बैटर। तो द रेन ड्रॉप्स डैश द टिन रूफ ऑफ द शैक। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बैटर्स। हम यहाँ बैटर्स क्यों लिख रहे हैं? बैटर्स इसलिए क्योंकि रेन ड्रॉप जो टिन है उसकी रूफ पे आवाज़ करती है, बैटर करती है। ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। My father goes for a dash in the park after dinner. मेरे जो फादर हैं वो डिनर के बाद पार्क में टहलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टहलने जाते हैं। तो यहाँ पे ही गोज मतलब यहाँ अगेन सिंपल प्रेजेंट टाइम यूज़ किया हुआ है। सो ही गोज फॉर अ स्ट्रोल हम लिखेंगे। वो किस चीज़ के लिए जाते हैं? स्ट्रोल के लिए जाते हैं, स्ट्रोल्ड नहीं आएगा। There are blue dash on your shirt where the color has run. तो तुम्हारी शर्ट में जहाँ पे कलर फेड हो गया है, जहाँ कलर उतर गया है, वहाँ ब्लू कलर के क्या बन गए हैं? वहाँ ब्लू कलर के पैचेस बन गए हैं। सो देयर आर, अब आर है इसका मतलब बहुत सारे पैचेस हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर ब्लू पैचेस। पैचेस का मतलब क्या हो जाता है? छोटे छोटे, जैसे अगर आपने कपड़ा सिल रहे हो तो अलग अलग पैच बना दिए हैं। डेनिम अगर आप होती है उसमें एक अलग से मतलब एक टुकड़ा लगा दिया हो, या फिर जैसे कहीं कलर निकल गया है तो धब्बे बन जाते हैं, उन्हें भी पैचेस कहते हैं। सो देयर आर ब्लू पैचेस। पैचेस क्यों बोला है हमने? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो हमको ब्लू तो एडजेक्टिव है और जो आप नाउन यूज़ करोगे वो आपका प्लूरल होना चाहिए। The dash dog would not leave her master's bedside throughout his illness. तो वो जो डॉग था, जब उसके मास्टर की तबीयत ख़राब थी तो उसने पूरे टाइम उनके बिस्तर से छोड़ के वो कहीं नहीं गया। तो वो कैसा डॉग है? वो डिवोटेड डॉग है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, हम डिवोटेड ही लिखेंगे। द डिवोटेड डॉग। यहाँ पे ये एक पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है, वो बता रहा है डॉग कैसा है, वो एक डिवोटेड डॉग है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। ओके। Renu was so nervous during the oral exam that she began to dash through though she knew the answer. रेनू अपने एग्जाम में इतनी नर्वस थी कि वो अचानक से जो है हकलाने लगी या वो स्टैमर करने लग गई इवन दो उसको आंसर आता था। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? स्टैमर, सिंपल स्टैमर, बिकॉज शी स्टार्टेड टू स्टैमर। ओके। Now write antonyms of these words from the story. तो आपको ये वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको एंटोनिम्स या जिनको हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं वो लिखने हैं। चार्मिंग का हो जाएगा अगली, ओल्ड फैशन का मॉडर्न, क्रिस्प का क्या हो जाता है? रैग्ड। क्रिस्प मतलब एकदम फाइन तरीके से जो बना हुआ होता है, एकदम कड़क। रैग्ड मतलब बिल्कुल उल्टा। प्राइवेट, पब्लिक, जेनरस, सेल्फिश, रेज्ड, लोवर्ड, कोर्स, कोर्स मतलब खुरदुरा, और फाइन मतलब एकदम बारीक। मैनुअल, ऑटोमेटिक, सिंसियर, इनसिंसियर, इनसिंसियर। ओके, ये हो गए हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग मोर देन अ डिलाइटफुल यूजलेस यंग मैन विद अ परफेक्ट फेस एंड नो प्रोफेशन। अब इस सेंटेंस में जो ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट का हर जगह अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ आप जो सेंटेंसेस दिख रहे हो, हर सेंटेंस में आपका परफेक्ट वर्ड आ रहा है, लेकिन हर जगह परफेक्ट का मीनिंग अलग है। तो हमें जो यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमें क्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से किस परफेक्ट का क्या मीनिंग है हमें बताना है। पेंटिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेम्ब्रेंट स्टाइल। पेंटिंग जो है रेम्ब्रेंट्स के स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब कैसा एग्जाम्पल है? फ्री ऑफ मिस्टेक्स, नो। टू मेक समथिंग एज गुड एज पॉसिबल, नो। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, या आउट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। ये हो जाएगा द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। पेंटिंग जो है एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है रेम्ब्रेंट स्टाइल का। सिमिलरली He was busy perfecting his bowling technique before the team selections began. तो टीम सिलेक्शन के पहले वो कंटिन्यूसली जो है बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था उसको परफेक्ट करने के लिए, मतलब एज गुड एज पॉसिबल, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा था।
You have to make perfect copies of these documents before you submit them at the office. मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें दे रही हूँ इसकी परफेक्ट कॉपीज बना देना. परफेक्ट मतलब एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट. एग्जैक्ट और एक्यूरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द परफेक्ट क्राइम इज वेयर द क्रिमिनल इज नेवर डिस्कवर्ड. परफेक्ट क्राइम मतलब फ्री ऑफ मिस्टेक्स, जहां आप कोई गलती ना करो, तभी तो आप पकड़े नहीं जाओगे. एंड द लास्ट वन इज द कबाब्स आर परफेक्ट, दे आर नीदर टू सॉफ्ट नॉट टू स्पाइसी. कबाब जो तुमने बनाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्पाइसी हैं. मतलब दे आर ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. परफेक्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दैट दे आर ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. ओके, अब हम आते हैं मॉडल्स में. मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो होते हैं एक तरीके के वर्ब होते हैं जो आपके मूड को डिफाइन करते हैं. जहाँ पे आप बताते हो कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हो, या कोई एडवाइस दे रहे हो, या कोई कमांड दे रहे हो, या आप अपनी एबिलिटी के बारे में बताते हो. सो जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, या फिर ought to, या फिर must. ओके, सो may, might, can, could, shall, should, will, would, ought to, must, ये सारे जो होते हैं ये आपके होते हैं मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स मूड बताते हैं, जैसे कि विल यू कम विथ मी. अब यहाँ पे आपने बहुत ही इनफॉर्मली बोल दिया वुड यू वांट टू कम विथ मी. यहाँ आप मूड को थोड़ा सा फॉर्मल कर रहे हो. यू मस्ट डू दिस. उसके अलावा वी हैव शुड एज वेल. यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना ही चाहिए. मतलब आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो. यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, जहाँ पे आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हो नॉर्मली. ऑट टू का मतलब आप किसी को मोरल बिहेवियर के बारे में बता रहे हो. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और यू ऑट टू वर्शिप द गॉड. तो यहाँ पे हर जगह एक तरीके से आपके मूड को डिफाइन किया जा रहा है कि आप किस लहजे में बोल रहे हो. आप परमिशन दे रहे हो, लाइक कैन आई कम इन, मे आई कम इन, कुड आई कम इन. तो यहाँ पे ये सारी जगह आप एक परमिशन मांग रहे हो, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, या कहीं कोई ऑब्लिगेशन दे रहे हो, अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहे हो. आई कैन डांस, आई कैन स्विम. ओके, तो यहाँ पे क्या है? नेसेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, तो ये एक पॉसिबिलिटी है. एडवाइस, परमिशन, सजेशन, फ्यूचर एक्शन या रिक्वेस्ट, तो ये होते हैं मॉडल वर्ब्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो. जो मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, ऑट टू, शैल, शुड, मस्ट और नीड टू. आई नीड टू डू दिस, मतलब ये एक नेसेसिटी के बारे में बता रहे हैं. अब यहाँ पे आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको बताया है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली. अब ये एडवाइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है, वरना कोई बगल में बैठेगा नहीं. आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ, ये मैं अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ. आई मे ईट दैट आइसक्रीम एट नाइट, मैं वो आइसक्रीम रात में खा सकता हूँ. तो तुम यहाँ पे क्या बता रहे हो? एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि ये पॉसिबल है कि मैं रात में आइसक्रीम खाऊंगा. यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल अबाउट स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग्स को लेके तुम्हें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए. यहाँ तुम एक एडवाइस दे रहे हो. मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, क्या मैं एक और केक का स्लाइस मांग सकता हूँ. अगेन यहाँ पे यू आर सीकिंग परमिशन, तुम परमिशन मांग रहे हो. यू मे हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, यहाँ तुम परमिशन दे रहे हो. कुड यू प्लीज हैंड मी द सर्विंग स्पून्स, क्या तुम मुझे सर्विस स्पून्स दे सकते हो, ये तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो. हिना विल ट्रैवल अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, ये तुम एक फ्यूचर एक्शन के बारे में बता रहे हो. अब करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको बताना है कि मॉडल वर्ब कौन सा है, और फिर आपको ये भी बताना है कि वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं. जैसे आपने बता दिया द रोड्स आर अनसेफ, रोड्स जो है बिल्कुल सेफ नहीं है. यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, ये एक एडवाइस है. मे आई हैव सम वाटर प्लीज, यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या है? मे आई हैव सम वाटर प्लीज. यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिशन ले रहे हो. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है.
कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू मी, क्या तुम मुझे प्लीज ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ तुम एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई माइट गो टू सिक्किम फॉर द समर हॉलीडेज, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम। यू मे हैव टू मीट द टीचर बिफोर लीविंग, अगेन तुम्हें टीचर से मिलने के लिए जाना पड़ सकता है, तो मे मॉडल वर्ब है और यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि तुम्हें हो सकता है कि टीचर से मिलने के लिए जाना पड़े। आई विल फिनिश माई सिलेबस ऑन टाइम दिस ईयर, इस साल मैं अपना जो सिलेबस है वो टाइम पे फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ पे आई विल फिनिश, यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कुड यू पिक योर सिस्टर अप फ्रॉम द क्रैश ऑन योर वे होम, क्रैश का मतलब होता है झूला घर। तो अब यहाँ पे उसने पूछा क्या तुम अपनी सिस्टर को क्रैश से आते हुए लेके आ जाओगे, यहाँ तुम एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। वी कैन ओवरकम एनी हर्डल इफ़ वी हैव फेथ, हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं अगर हमारे अंदर यकीन है। तो यहाँ एक एडवाइस की बात हो रही है। क्लियर। अब आते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आपको आप बोलते हो अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, जब तक ये नहीं होगा मैं ये नहीं करूँगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ तुम एक कंडीशन दे रहे हो। जहाँ पे भी आप एक कंडीशन दे रहे हो कि अगर या मगर वाली बातें होती है तब उसे बोलते हैं हम क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें दो होते हैं, इफ़ और unless. तो the words if and unless are used to suggest that a condition must be met for something to happen. Now always remember if के साथ एक positive sentence होता है, unless के साथ हमेशा एक negative sentence होता है। Example, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा। तो if के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों आ सकते हैं। जब तक तुम ये नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँगा, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यहाँ हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब अभी आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हर जगह तुम्हें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और बताया है कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द सेंटेंस। इफ़ यू लव द सब्जेक्ट यू शुड टेक इट अप फॉर फर्दर स्टडीज़, अगर तुम्हें ये सब्जेक्ट पसंद है, इतना पसंद है, तो तुम्हें फर्दर स्टडीज़ में यही सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब अनलेस यू लव द सब्जेक्ट यू शुड नॉट टेक इट फॉर फर्दर स्टडीज़, जब तक तुम्हें ये पसंद नहीं है तब तक तुम्हें इसको फर्दर स्टडीज़ में नहीं लेना चाहिए। जैसे तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है, भैया आगे जाके बीएससी मत करो, एमएससी मत करो। वाई? बिकॉज यू डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट, वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दैट। तो अनलेस के साथ क्योंकि हमें स्टार्ट करना है तो हमने क्या बोला, अनलेस यू लव द सब्जेक्ट यू शुड नॉट टेक इट अप फॉर फर्दर स्टडीज़, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Unless you try out the dress, you will never know if it fits you. अब इस सेंटेंस को तुम्हें if से स्टार्ट करना है कि जब तक तुम ड्रेस ट्राई नहीं करोगी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें फिट आती है या नहीं आती है। इसको हमें if से स्टार्ट करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, if you do not try it, you will never know if it fits. Okay? You will never know if it fits. तो यहाँ पे दो if आ रहे हैं कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इसका फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इफ इट फिट्स यू नो, या ये भी कर सकते हो, यू विल नेवर नो इट्स फिट, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें इसका फिट कभी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट, शी इज इन्वाइटेड शी विल कम। अब इसको स्टार्ट करो इफ शी इज इन्वाइटेड शी विल कम, अगर इन्वाइट करोगे तो आ जाएगी। इफ शी इज इन्वाइटेड शी विल कम। नेक्स्ट है, डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ यू डू नॉट इंटेंड टू कीप इट, अगर तुम कोई प्रॉमिस को निभाओगे नहीं तो उसको करो मत। तो यहाँ तुम्हें स्टार्ट करना है मेक से। मेक अ प्रॉमिस, यहाँ पे डी नहीं आएगा, मेक अ प्रॉमिस इफ ओनली यू इंटेंड टू कीप इट। मेक अ प्रॉमिस इफ ओनली यू इंटेंड टू कीप इट, मतलब तुम प्रॉमिस तभी करो अगर तुम उसको निभाओगे। मेक अ प्रॉमिस इफ ओनली यू इंटेंड टू कीप इट। नेक्स्ट है, हैरी वोंट फाइट वोल्डेमॉर्ट अनलेस ही इज फोर्स्ड टू। अब इसे स्टार्ट करना है इफ से। सो हैरी वोंट फाइट वोल्डेमॉर्ट अनलेस ही इज फोर्स्ड टू, इसको इफ से स्टार्ट कैसे करोगे, इफ हैरी इज फोर्स्ड ही विल फाइट वोल्डेमॉर्ट। अब क्योंकि इफ है तो तुम पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, अगर हैरी को फोर्स किया गया तो उसे वोल्डेमॉर्ट से फाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
द ब्रूक विल रन ड्राई इफ़ यू डू नॉट हीड द वार्निंग। ये जो पूरी जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है ये सूख जाएगी अगर हमने जो वार्निंग हमें मिल रही है उस पर ध्यान नहीं दिया तो। सो अनलेस यू हीड द वार्निंग द ब्रूक विल नॉट रन ड्राई। जब तक तुम वार्निंग को जब तक नहीं समझोगे तब तक जो ब्रूक है वो नहीं सूखेगी। ओके, इफ़ यू नो द ट्रुथ स्पीक अप। अगर तुम्हें सच पता है तो बोलो। अनलेस यू नो द ट्रुथ डोंट स्पीक अप। नेगेटिव, जब तक तुम्हें सच नहीं पता है मुंह मत खोलो। सच पता है तो मुंह खोलो, सच नहीं पता है तो मुंह मत खोलो। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पार्टी विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, एन इवेंट मैनेजर शुड बी हायर्ड। Unless an event manager is hired, the party will not be organized। मतलब जब तक तुम एक इवेंट मैनेजर को हायर नहीं करोगे तब तक जो तुम्हारी पार्टी है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। If she agrees to our plan, we can start the project। अगर वो हमारी बात मानती है, हमारे प्लान को मानती है तो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करना है अनलेस से, तो अनलेस से क्या करोगे? सेकेंड से स्टार्ट करो। Unless she agrees to our plan, वी कैन नॉट स्टार्ट द प्रोजेक्ट। जब तक वो हमारे प्लान को अग्री नहीं करती हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। अनलेस वी इंसिस्ट दे विल नॉट कीप द एरिया क्लीन। जब तक हम उन्हें इंसिस्ट नहीं करेंगे वो उस एरिया को साफ नहीं रखेंगे। अगेन इसको इफ से स्टार्ट करना है। इफ वी इंसिस्ट दे विल कीप द एरिया क्लीन। अगर हम इंसिस्ट करेंगे तो वो उस एरिया को साफ रखेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। इफ के साथ पॉजिटिव, अनलेस के साथ ऑलवेज 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 नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन। इमेजिन करो तुम एक मिलियनेयर हो और तुमको अब एक डायरी एंट्री लिखनी है जहां तुम अपना एक नॉर्मल सा डे बता रहे हो। अब मिलियनेयर हो भाई, तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं और तुमको जो है तुम्हारा दिन तो ऑब्वियसली बहुत बिजी होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि तुम्हारे पास एक पर्सनल बटलर है जो तुम्हारी सारी नीड्स को अटेंड करता है, तुम्हारा पूरा दिन बिजनेस मीटिंग्स में चला जाता है, तुमको शाम को एक चैरिटेबल इवेंट में जाना है जहां तुमने बहुत सारा पैसा डोनेट करने वाले हो, और फाइनली तुम्हारे को रात को एक फ़्लाइट लेनी है, तुम्हें एक फॉरेन कंट्री में जाना है जहां तुम्हें एक बिजनेस अग्रीमेंट फाइनलाइज करना है। तो बेसिकली तुम बहुत बिजी हो। यस और नो? यस। ये सोचते हुए कि तुम एक मिलियनेयर हो अब तुम एक डायरी एंट्री लिख रहे हो। सबसे पहले हमने लिखा डेट, फिर हमने डाली डे को डाला हमने, फिर हमने टाइम लिखा। हम टाइम लिख रहे हैं 4 AM, मतलब आज सुबह की बात हो रही है। डियर डायरी, इट इज़ अ स्टार्ट टू अनदर न्यू एंड प्रॉमिसिंग डे। आज जो है फिर एक नया दिन है, एक नया प्रॉमिसिंग डे है। बीइंग अ मिलियनेयर आई एम ब्लेस्ड विद ऑल द नेसेसिटीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो क्योंकि मैं एक मिलियनेयर हूँ, मेरे पास सब कुछ है लाइफ में, ऑल द नेसेसिटीज एंड ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। आई हैव अ पैलेशियल मैंशन, मेरे पास एक बहुत ही आलीशान मैंशन है। स्ट्रिंग ऑफ कार्स, कार की झड़ी लगी हुई है मेरे पास। चेन ऑफ फैक्ट्रीज एंड सो मैनी पीपल टू हेल्प मी अराउंड, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारे लोग हैं टू हेल्प मी अराउंड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग आई हैव, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास जो भी सब है उन सब के लिए। आई नीड टू स्टार्ट माई डे, अब मेरा दिन स्टार्ट होने वाला है। आई हैव अ पर्सनल बटलर टू अटेंड टू ऑल माई नीड्स, मेरे पास एक पर्सनल बटलर है जो मेरे सारे काम कर देता है। ही टेक्स गुड केयर ऑफ माई मील्स, क्लोथ्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द हाउस, वो मेरे खाने का ख्याल, मेरे कपड़ों का ख्याल और घर में ऑलमोस्ट हर चीज़ का ख्याल रखता है। Yesterday the entire day was packed with business meetings, कल का पूरा दिन जो था मीटिंग से पैक्ड था। I attended a charitable event in the evening to donate a large sum of money, शाम को जो है मैंने एक चैरिटेबल इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो डोनेट किया। Right after I had to rush to the airport to board a flight to London to finalize a business agreement, उसके तुरंत बाद जो है मेरी एक फ़्लाइट थी जहां मुझे लंदन जाना था एक बिजनेस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। I slept in the flight like a baby, मैं तो बच्चे की तरह फ्लाइट में सो गया because I was tired. I am all set for today, it is hectic but I enjoy my work. आज मैं अभी कहाँ है, वो लंदन में है। सो अभी मैं लंदन में हूँ और मैं बिल्कुल अपने दिन के लिए तैयार हूँ। बहुत हेक्टिक है मेरा डे, लेकिन मैं इसे अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। See you soon, किसको? डायरी को। एंड दैट इज़ इट।
तो आप इसको अपने मन से ना और कुछ बेहतरीन बना सकते हो, आप थोड़ी और आलीशान बातें कर सकते हो. यू कैन ऐड अ लिटिल बिट स्पाइस टू इट एंड दैट इज इट. We are done with this chapter. Finally, everything is done. Explanation, summary, question answers and grammar solutions. अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी लगे तो इसके 3 पार्ट्स बने हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन देखा, सेकंड में समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स और थर्ड पार्ट में हमने ग्रामर सॉल्यूशंस देखे हैं. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मुश्किल आती है सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, क्योंकि अब आपको वीडियोस ढूंढना नहीं पड़ेगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट आप जैसे यहाँ पे जाते हो क्लास 7 पे क्लिक करो, फिर आपको इंगेजिंग इंग्लिश का एक टैब दिख जाएगा. जैसे यहाँ इंग्लिश ग्रामर का है, यहाँ पे इंग्लिश NCERT है, यहाँ पे इंग्लिश में उसकी सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ पे यू हैव इंग्लिश चैनल की बुक. तो सिमिलरली आपको इंगेजिंग इंग्लिश का भी एक टैब मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोज़ की लिस्ट आ जाएगी. तो जैसे 15th चैप्टर के 3 वीडियोज़ हैं, तो आपको जो भी कुछ पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे और आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स इट. सो इफ़ यू लाइक इट, you have to like it here. You have to give me a thumbs up and subscribe to our channel, share this video. Thank you so much. I'll see you soon in our next video with our 16th chapter. Take care of yourself. Bye bye.